हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और बच्चों जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बराबर क्लास में बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, आगे और भी मैं विषय पढ़ाऊंगा, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? जबकि आपको तो पेपर देना है। मैं तो इससे पढ़ा रहा हूँ लेकिन पेपर तो आपको देना है, तो आपको भी बहुत मेहनत करनी होगी, पीछे नहीं हटना है। कंटिन्यू जब तक पेपर नहीं आ जाते तब तक आपको टाइम टेबल के साथ मेहनत करना है। और अपना एक टाइम टेबल भी जल्दी से बना लीजिए और उसमें सभी विषयों को शामिल कीजिए। आपको सभी विषय पढ़ने होंगे क्योंकि आपको जो पेपर है वो सभी विषयों के देने हैं। कोई एक विषय का तो पेपर देना नहीं है, सभी 6 विषयों का पेपर आपको देना है। तो सभी 6 विषय अपने टाइम टेबल में ऐड कीजिए। यदि कोई विषय आपका ज़्यादा मजबूत है तो उसको थोड़ा कम समय दीजिए, यदि कोई विषय ज़्यादा कमजोर है तो उसको आप ज़्यादा समय दीजिए। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो 2 सवाल बच्चों पिछली क्लास में हमने हल किए थे। और बच्चों यह जो प्रश्नावली 3 जी चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सवाल है वो हर सवाल एक अलग प्रकार का होगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाएंगे, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐड करेंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि और ज़्यादा इसमें सवाल ऐड करेंगे तो क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम 2 या 3 सवाल ऐड करेंगे एक क्लास में और आगे बढ़ेंगे। तो अब बच्चों तीसरा सवाल हमें हल करना था। तो इसमें बोला गया है बच्चों कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर। अब पिछले जो 2 सवाल थे वो अलग थे। पहला जो सवाल था वो आय और व्यय वाला था, दूसरा था 2 अंकों की संख्या का। अब यह बिल्कुल अलग आ गया, लाभ और हानि वाला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसमें कुछ चीजें समझनी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में बच्चों समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य होता है और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है बच्चों जब हम किसी चीज को खरीदते हैं। जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य, और जब हम बेचते हैं तो उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। और बच्चों खरीदने और बेचने में हमें लाभ और हानि भी होती है। तो जैसे 50 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी, कोई हमने सामान खरीदा, 50 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो बच्चों वो हो गया हमारा क्रय मूल्य। और हमने उसी सामान को 70 रुपए में बेच दिया तो वह हो गया हमारा विक्रय मूल्य। जो खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं और जो बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो 50 रुपए में हमने कोई सामान खरीदा तो एक क्रय मूल्य हो गया, 70 रुपए में हमने उसको बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया। अब इसमें खरीदने और बेचने में हमें लाभ और हानि भी होती है। जैसे हमने 50 में खरीदा और 70 में बेच दिया बच्चों, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो इसमें हमें लाभ हो रहा है, तो 70 में से 50 घटा देंगे तो हमें 20 का लाभ हो जाएगा। यदि ऐसा होता कि हमने 50 में खरीदी और इसको 40 में बेच दी तो बच्चों फिर हमें हानि होगी। तो इस तरह से इसमें लाभ और हानि भी होती है। तो इसमें जो बच्चों फॉर्मूले का प्रयोग होगा वो लाभ प्रतिशत वाले फॉर्मूले का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिख देंगे। यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि खरीदने को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, बेचने को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब कम की खरीदी और हमने ज्यादा की बेच दी तो हमें लाभ होगा, और ज्यादा की खरीदी कम की बेच दी तो हमें हानि होगी। तो यहाँ पर हमें जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जिस फॉर्मूले का यहाँ पर मुख्य रोल रहेगा। अब इसमें लाभ तो हो गया बच्चों, जैसे 50 की वस्तु खरीदी थी, 70 की बेच दी, तो इसमें 20 का लाभ हो गया। अब यही लाभ बच्चों हमसे प्रतिशत में पूछा जाए तो वह फॉर्मूला हमें लिखना है, लाभ प्रतिशत। यही लाभ हमसे प्रतिशत में पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, और हम प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग बच्चों यहाँ पर होना है जिससे हमारा जो सवाल लगेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, प्रतिशत का चिन्ह। तो यह तो हमारा फॉर्मूला। अब हम सवाल को समझें।
तो बच्चों इसमें बोला गया है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर, तो यहाँ पर हमें बेचने की बात की गई है, तो जो बेचा जाता है उसे हम बोलते हैं, उसे हम बच्चों विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य जो हमें दिया गया है 24 रुपये दिया गया है, क्योंकि इसमें बेचने की बात की गई है। तो एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर, तो बेचने को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, तो यहाँ पर 24 रुपये हो जाए। अब इसमें बोला गया है 24 रुपये में जब उसने वो सामान बेचा, तो 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाता जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, इसमें बोला गया है जब वो कोई पुस्तक 24 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होता है। वो लाभ कितना होता है? वो लाभ प्रतिशत, जितना उसे लाभ प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत लाभ दिया गया है। तो जो उसे प्रतिशत में लाभ होता है वो किसके बराबर है? वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें हमें जितना लाभ प्रतिशत होगा वो किसके बराबर है? वो उसके क्रय मूल्य के बराबर, क्योंकि बोला गया है कि 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाए जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। जब उसने वो पुस्तक 24 रुपये में बेची तो उसको जितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो वो लाभ प्रतिशत किसके बराबर है? जितने में उसने वो पुस्तक खरीदी थी। तो खरीदने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रय मूल्य। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना इसका जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य वो x रुपये हो जाएगा। और इसमें हमें लाभ हो रहा है क्योंकि उसमें पहले ही दिया गया है। और लाभ कब होता है बच्चों? जब हमने कोई वस्तु कम की खरीदी और ज्यादा की बेच दी तो हमें लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होगा? तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, 24 माइनस एक्स। जैसे बच्चों हमने 50 रुपए की कोई खरीदी वस्तु तो है क्रय मूल्य हो गया, 70 रुपए की बेच दी तो बच्चों विक्रय मूल्य हो गया। और जब हम लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, क्योंकि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो हमें लाभ होगा। तो इसी तरह से जो लाभ बराबर होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 24 में उसने बेची और x में खरीदी तो इतने रुपए का हमें लाभ होगा। अब इसमें बोला गया बच्चों की जो लाभ प्रतिशत हो रहा है वो किसके बराबर है? वो है उसके क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत जो हमें बराबर दिया गया है वो किसके बराबर? x, जो उसका क्रय मूल्य उसके बराबर है। तो लाभ प्रतिशत है वो उसके x प्रतिशत के बराबर होगा। तो उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो उसका जो लाभ प्रतिशत हो रहा है वो उसके x प्रतिशत के बराबर है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जिस प्रतिशत में जो लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत है वो x प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लाभ प्रतिशत में है तो यहाँ पर भी प्रतिशत में होगा। तो अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बच्चों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमें कितने का है? तो लाभ हमें है 24 माइनस एक्स का। लाभ ये फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, एक तरफ तो एक्स रहेगा और एक तरफ यह। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ इतने का है, क्रय मूल्य क्या दिया गया है बच्चों? एक्स। लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, गुणा यहाँ पर 100 का होगा। अब यहाँ पर यह प्रतिशत में है प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ पे हम प्रतिशत से प्रतिशत हटा दें। तो गुणा 100 बराबर एक्स, क्योंकि यदि हम प्रतिशत को हल करेंगे तो नीचे 100 आएगा, इसके भी नीचे 100 आएगा, तो प्रतिशत से तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से हम प्रतिशत हटा दें, सिर्फ मान रखेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बच्चों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और बराबर में है एक्स दिया गया। अब हम बच्चों 100 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 100 का गुणा 24 में होगा तो यह 2400 आ जाएगा, माइनस 100 का गुणा एक्स में होगा तो यह 100 एक्स हो जाएगा, बटे में एक्स है, बराबर में यहाँ पर भी एक्स बटे में 1 आ गया। अब हम बच्चों यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो x का गुणा यहाँ पर x में करेंगे तो यह x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर आ जाएगा। x का गुणा हम x में करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में। अब 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 1 का गुणा 2400 में करेंगे तो यहाँ पर 2400 आएगा, माइनस 1 का गुणा 100x में करेंगे तो माइनस का 100x आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पक्षांतर करके बच्चों इस तरफ ले आएंगे। यह जो यहाँ पर जो दोनों मान है इसको पक्षांतर करके हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर यह आएगा तो माइनस का 2400 माइनस का 100x और बराबर में बच्चों क्या बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। अब एक द्विघात समीकरण बताना है, लेकिन सबसे पहले इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं,
क्योंकि जो द्विघात समीकरण का क्रम होता है, द्विघात बहुपद, उसका क्रम होता है सबसे पहले दो घात वाला, फिर x वाला मान लिखा जाए, एक घात वाला, फिर जो संख्या है वो लिखा जाए बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लाभ निकाला, लाभ प्रतिशत किया, तो लाभ बटे क्रयमूल्य गुणा 100। अब हमने इसमें गुणा किया 100 का, 2400 माइनस 100 गुणा किया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 2400। अब हमें इसके द्विघात बहुपद ज्ञात, इसके हमें गुणनखंड करनी। तो इसमें बच्चों हमें गुणा से जो प्राप्त करना है वो 2400 प्राप्त करना है, और घटाने से हमें 100 प्राप्त करना है। क्योंकि गुणनखंड ऐसे करते हैं, जो पीछे वाली संख्या है बच्चों उसका गुणा हम आगे करते हैं। आगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम एक मानेंगे, तो 2400 का गुणा एक में करेंगे तो 2400 आएगा। तो गुणा से हमें 2400 प्राप्त करना है, क्योंकि इसका गुणा हम इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे। तो 2400 का गुणा जब एक में करेंगे तो यहाँ पर 2400 आएगा। तो गुणा से हमें 2400 प्राप्त कर, यहाँ पर बच्चों माइनस लगा गया है, और यहाँ पर 100 है तो हमें घटाने से 100 प्राप्त करना। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर यह वाला हिस्सा हटा देते हैं, क्योंकि अब हम सवाल को हल करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो है जो गुणन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 2400 बराबर 0। तो हमें गुणा से 2400 प्राप्त करना है और घटाने से 100। तो अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी होगी कि गुणा करने से 2400 घटाने से 100। तो बच्चों वो दो संख्या है 120 और 20। यह दो संख्या है 120 और 20। यदि हम 120 का गुणा 20 में करेंगे बच्चों तो देखेंगे 12 दूनी 24, दो बिंदी आगे 2400, और 120 में से हम 20 घटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्या होंगी 120 और 20। अब इनको हम हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 की जगह हम लिख देंगे 120 माइनस 20, क्योंकि बच्चों हमें जो 100 प्राप्त करने हैं वो घटाने से प्राप्त करने हैं। 100 जो हमें चाहिए वो घटाने से चाहिए, तो 120 माइनस 20, यहाँ पर x माइनस 2400 बराबर 0। तो हमें जो 2400 प्राप्त करने हैं वो तो गुणा से, लेकिन यहाँ पर जो 100 प्राप्त करने हैं वो घटाने से प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर हम 120 माइनस 20 लिखेंगे, तो यह 100 ही है। अब एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो है प्लस का 120 है तो है माइनस का 120 हो जाएगा, और साथ ही एक्स का भी गुणा हो जाएगा तो है माइनस का 120x हो जाएगा, माइनस का 120x। इसको अच्छे तरीके से लिख, माइनस का 120x। ठीक है, अब इस माइनस का गुणा इस माइनस 20 में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 20x आएगा, माइनस का 2400। और इस तरह के सवाल बच्चों जो गुणनखंड वाले वो हम दूसरे अध्याय में हल कर चुके हैं, तो अच्छे से समझ में आए। तो माइनस का गुणा किया तो माइनस 120x प्लस के 20x माइनस 2400। अब इसमें हम कॉमन लेंगे फिर इसमें, तो बच्चों इसमें x कॉमन है तो अंदर बचेगा x माइनस 120, और यहाँ पर बच्चों 20 कॉमन है और अंदर बचेगा x माइनस 120। यहाँ पर दोनों जगह x है तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस 120 और 20 और 2400 में बच्चों यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि 20 और 2400 में क्या कॉमन है, तो बच्चों इन दोनों संख्याओं का आप मासा निकाल लीजिए। तो 20 और 2400 का जो भी मासा आएगा बच्चों वही हमारा कॉमन होगा, तो यहाँ पर इनका मासा 20 ही आएगा, तो यह कॉमन अंदर यह बचेगा। यहाँ पर बराबर में बच्चों 0 है। अब हम देखेंगे x माइनस 120 यहाँ पर भी है, यहाँ पर x माइनस देख लेंगे कुछ गलती तो नहीं हो रही। यहाँ पर बच्चों हमने थोड़ी गलती कर दी, तो यहाँ पर हम इसको फिर से लिखेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी गलती कर दी। क्या गलती हुई बच्चों, यहाँ पर जो 100x माइनस में था और s माइनस का 100x इस तरफ आएगा तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का 100x हो जाएगा। यहाँ पर हमने यह गलती की और जल्दी में वहां पर समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर यह जो बच्चों माइनस का 100x है और यह 100x इस तरफ जाएगा तो यह प्लस का 100x आ जाएगा। तो यहाँ पर यह 100x प्लस का आएगा, यह जो 100x है वो प्लस का आएगा, बाकी तो सही है। गुणा से 2400 घटाने से, अब इसको यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, बाकी तो पूरा सही है। जब हमने पक्षांतर किया तो थोड़ा
गलती से माइनस का वो माइनस ही लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या होना था प्लस में, क्योंकि यह जो 100 है पक्षांतर होगा, इस तरफ जाएगा तो है प्लस में आएगा। तो दोबारा हम इसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 100 हमें घटाने से प्राप्त करना है, तो इसकी जगह हम वही लिखेंगे 120 माइनस 20 x माइनस 2400 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो 120x माइनस 20x माइनस 2400। तो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी बच्चों, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो इसमें x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 120, और यहाँ पर माइनस कॉमन है क्योंकि दोनों जगह बच्चों माइनस है, और 20 कॉमन है, तो अंदर बचेगा x प्लस 120। और यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे बच्चों, इन दोनों का मासा। अब देखेंगे तो एक जगह एक कोष्टक में x प्लस 120 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी कोष्टक में x प्लस 120 है, तो दोनों जगह यह है, तो यह पूरे में कॉमन आ गया, तो एक जगह बचेगा x प्लस 120 और गुणा दूसरे कोष्टक में x माइनस 20 बराबर 0। अब इससे तो मान बच्चों माइनस में आएगा, और यहाँ पर जो भी मान है वो माइनस में नहीं आता है, वो प्लस में, तो हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जब x माइनस 20 बराबर 0, तो जो x बराबर निकल कर आ जाएगा तो वो 20 आ जाएगा, 20। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। तो बच्चों हमसे इसमें पूछा गया है कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमने क्रय मूल्य किसको माना था, तो x माना था, तो जो क्रय मूल्य हो गया बच्चों वो 20 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हमने x को क्रय मूल्य माना था, x का मान हमारा 20 आया, तो इसका क्रय मूल्य जो है वो 20 रुपया हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह यह सवाल हल हुआ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी गलती हो गई थी, इसको इस तरफ लाने में, माइनस का मैंने माइनस ही लिख दिया, जबकि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते तो है प्लस का। अब इसको हम हटाते हैं, अगले सवाल को हल करेंगे। अब बच्चों है चौथा सवाल, तो यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे चौथा सवाल। तो बच्चों हम चौथे सवाल को पढ़ते हैं। तो इसमें जो चौथा सवाल है बच्चों, वो बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य है वो 50 रुपया है। तो कहने का मतलब है 5 पेंसिलें और 7 कलमों को कुल मिलाकर जो मूल्य है वो 50 रुपया है। 50 रुपया जो है, तो उसमें 5 पेंसिलों का मूल्य भी शामिल है और 7 कलमों का मूल्य भी। फिर बोला गया है जब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो इसमें दो शर्तें हैं, पहली शर्त से पहला समीकरण, दूसरे से दूसरा समीकरण। बाद में बोला गया पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। इसमें पेंसिल और कलम की बात हो रही है बच्चों, दो शर्तें दी गई हैं, तो उससे दो समीकरण बनेंगे। और बाद में पूछा गया है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है हम उसी को यहाँ पर मान लें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों माना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का जो मूल्य है उसको हम बच्चों 100 रुपया मान लेंगे, तथा एक कलम का मूल्य, तथा एक कलम का मूल्य उसको बच्चों हम y रुपये मान लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पेंसिल और कलम की बात हो रही थी, तो हमने एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 100 रुपया मान लिया, और एक कलम का जो मूल्य है वो हमने y रुपया मान लिया। अब यहाँ पर हम पहली शर्त लिखेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट शर्त, तो उससे हम पहला समीकरण बनाएंगे। तो क्या बोला गया है बच्चों, तो पहली शर्त से पहला समीकरण, दूसरी शर्त से दूसरा। तो इसमें बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल की बात हो रही है और 7 कलमों का मूल्य। तो बच्चों एक पेंसिल 100 रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी बच्चों, जब एक पेंसिल 100 रुपए की है तो 5 पेंसिल, उसमें हम 5 का गुणा करेंगे। यदि 10 पेंसिल पूछी जाए तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे।
हमसे 20 पेंसिलें पूछी जाए तो इसमें 20 का गुणा करेंगे। तो हमसे पूछा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो बच्चों एक पेंसिल 100 रुपए की है तो 5 पेंसिलें बच्चों 5 100 रुपए की हो जाए। इसी तरह से बच्चों 7 कलम, तो एक कलम y रुपए की है तो 7 कलम 7 y रुपए की हो जाए। तो इसमें बोला गया है कि 5 पेंसिलें और 7 कलम दोनों का मिलाकर जो मूल्य है वो 50 रुपया है। तो 5 पेंसिलें बच्चों 5 100 रुपए की हो जाएंगी और 7 कलम बच्चों 7 y रुपए की हो जाएंगी। तो यह जो यहाँ पर 5x प्लस 7y आया वो रुपए में है, क्योंकि एक पेंसिल 100 रुपए में है तो 5 पेंसिलें 5 100 रुपए की, 7 कलम 7 y रुपए की, और बराबर इनका मूल्य कितना है 50 रुपये। तो यह सभी रुपए में है, यह भी रुपए, यह भी रुपए और यह भी रुपए। तो यह हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त, सेकंड शर्त। तो सेकंड शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त में बोला गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। अब 7 पेंसिल की बात की गई है तो 7 पेंसिलें बच्चों 7x की आएंगी और 5 कलम 5y की आएंगी। 7 पेंसिल और 5 कलम, एक पेंसिल x की है बच्चों तो 7 पेंसिलें 7x की, एक कलम y की है तो 5 कलम 5y की। तो सबसे पहले समीकरण में था बच्चों 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपए की थी। अब बोला गया 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7x प्लस 5y बराबर इनका जो मूल्य है वो 46 दिया गया है। तो इससे समीकरण 2 बन गया। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 है और 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46। अब बच्चों हमें इनमें बराबर करना, चाहे तो x और चाहे तो y। तो यहाँ पर बच्चों हम y को बराबर करेंगे। यदि इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। यदि हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 7 5 35। तो हम इसमें बच्चों y को बराबर कर रहे हैं, जिससे दोनों जगह y बराबर हो जाएगा और हम समीकरण को आसानी से हल करेंगे। तो 5 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 5 बच्चों 25x हो जाएगा, प्लस 5 7 बच्चों 35y हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 5 25 250 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 5 का गुणा 5 में किया तो 5 5 25 x, 5 7 35y, 5 25 250। 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49x, प्लस 7 5 35y, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएगा, 4 हासिल लगी। 7 छक्के 42, 4 हासिल लगी, 7 चौके 28 और 4 32। तो 7 का गुणा किया तो 7 7 49x आया बच्चों, 7 5 35y आया। 7 का गुणा इसमें किया तो 7 छक्के 42, 4 हासिल लगी और 7 चौके 28 और 4 32 हो गए। अब यहाँ पर दोनों जगह बच्चों 35y आ गया, लेकिन दोनों जगह 35y प्लस में है, मान बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, तो घटा देंगे हम दोनों समीकरण। तो यहाँ पर हम बच्चों दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, यह माइनस का हो जाएगा, यह माइनस का और यह भी माइनस का हो जाएगा। अब 35y से 35y बच्चों कट जाएगा। अब यहाँ पर 25 में से 49 आएगा तो घटेगा तो 49 में से 25, लेकिन यहाँ पर उल्टा घट रहा है तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। कभी भी बड़ी में से छोटी नहीं घटती, घटती तो छोटी से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, कभी घटेगी हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या। लेकिन जब ऐसा दिया गया हो कि छोटी में से बड़ी माइनस हो रही हो तो उसका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन घटकर तो बड़ी में से छोटी ही आएगा। तो यहाँ पर भी 49 में से 25 ही घटेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा घट रहा है तो वो उत्तर माइनस में आएगा। तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया तो माइनस का 24 से x आए। अब यहाँ पर भी जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। तो 322 में से हम 250 को घटा दें। यहाँ पर 2 में से 0 गया 2, 12 में से 5 गया 7 है। तो यहाँ पर माइनस का बच्चों 72 आ जाएगा, माइनस का 72। तो 2 में से 0 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72। अब x का मान निकालेंगे बच्चों तो -72 बटे -24। अब जो x बराबर होगा, पहले तो माइनस से माइनस कटेगा और 24 दिया बच्चों 72 हो जाएगा। 24 का भाग देंगे 72 तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों यह हल हुआ। अब x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान प्राप्त करना है। तो x के मान को किसी भी समीकरण में रख दें। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में। तो हम x का मान बच्चों समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो जिस समीकरण में हम मान रख रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो पहला समीकरण वो है 5x प्लस 7y बराबर
50। 5x प्लस 7y बराबर बच्चों 50। अब इसमें x का जो मान है वो 3 है, तो 5 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा प्लस का 7y बराबर 50। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 50, 15 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7y बराबर हो जाएगा बच्चों 10 में से 5 गया 5, 1 क्या हो गया 2, तो 5 में से 2 गया 3। अब इसको काटेंगे तो 7 पंचे 35, तो y का जो मान आ गया बच्चों 5 आ। तो x का जो मान था बच्चों समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 क्या था 5x प्लस 7y और 50, x की जगह 3 रखा तो 5 3 15 हो गया, 15 को इस तरफ ले गए तो 50 में से घट जाएगा, 50 में से 15 गए 35 बचे, y बराबर 5। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा गया था, अब बाद में हमसे पूछा गया था कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, तो x का मान 3 आया बच्चों, तो एक पेंसिल का जो मूल्य हो जाएगा 3 रुपये हो जाएगा, y का जो मान आया वो 5, तो बच्चों एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। तो यह हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था एक पेंसिल का मूल्य तो 3 रुपये और एक कलम का मूल्य तो 5 रुपये। तो इस तरह से बच्चों यह सवाल हल हुआ। उम्मीद है यह भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस बिल्कुल धैर्य के साथ समझना है, कोई भी सवाल उसको 1-2 बार आपको रिवाइज कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसके बाद इसको हटा देते हैं, अब 5वां सवाल और हल करते हैं। इस क्लास में यहीं तक रहेंगे। तो 5वां जो सवाल है उसको हम देखें। तो सबसे पहले बच्चों 5वें सवाल को हम पढ़ेंगे, इसके बाद समझेंगे। तो 5वां सवाल है बच्चों, बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। कोई व्यक्ति है जो एक मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, फिर बोलता है प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हमें 2 चीजें यहाँ पर माननी होगी, वही हमसे पूछा जाए। तो सबसे पहले तो इसमें दिया गया है कि कोई व्यक्ति एक मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। जब शुरू करेगा तो उसके महीने की कुछ उसमें वेतन मिलेगी, तो कुछ मासिक वेतन पर वो नौकरी शुरू करता है, और इसके बाद प्रत्येक वर्ष में उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। नियत वृद्धि का मतलब है कि निश्चित है, जैसे किसी की वेतन एक साल में 2000 बढ़ती है, तो एक साल बाद 2000 बढ़ जाएगी, दूसरे साल बाद फिर 2000 बढ़ जाएगी, 3 साल बाद फिर 2000 बढ़ जाएगी, 10 साल बाद भी 2000 बढ़ेगी। तो नियत वृद्धि का मतलब है जितनी उसकी जो वेतन है वो एक साल बाद बढ़ेगी, उतनी ही 2 साल बाद, जब भी साल खत्म होगी तो उसकी नियत वृद्धि होगी वेतन। जैसे 2000 बढ़ती है हर साल, तो पहले साल के बाद 2000 बढ़ेगी, दूसरा साल के बाद भी 2000 बढ़ेगी, तो इसी तरह से नियत वृद्धि उसको बोलते हैं। फिर बोला गया है यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 है तो इससे पहला समीकरण बनेगा, फिर 15 वर्ष बाद उसका वेतन दिया गया है तो इससे दूसरा समीकरण बनेगा, और इसमें पूछा गया है कि प्रारंभ में उसका वेतन और वार्षिक वृद्धि। तो हम सबसे पहले इसको मानेंगे, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना प्रारंभ में जो उसका वेतन है उसको हम x मानेंगे। माना प्रारंभ में जो वेतन है वो x माने, तो माना प्रारंभ में वेतन बराबर x रुपए, तथा अब उसकी जो प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है उसको भी हम कुछ मान लेंगे, तथा वार्षिक वृद्धि, इसका मतलब है हर वर्ष जो वेतन बढ़ रही है, तथा वार्षिक वृद्धि, हर वर्ष वेतन में जो वृद्धि हो रही है बच्चों उसको हम y रुपया मान लेंगे। अब यहाँ पर चलेंगे हम पहली साइड से, तो पहला समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें पूछा गया है कि उसकी प्रारंभिक वेतन क्या थी जब व्यक्ति ने नौकरी करना शुरू किया था। तो हमने मान लिया उसकी प्रारंभिक वेतन है वो x रुपया है, और प्रति वर्ष जो उसकी वेतन में वृद्धि हो रही है तो हमने मान लिया कि वार्षिक वृद्धि y रुपया, हर साल जो उसमें वृद्धि होती है वो y रुपया होती। अब पढ़ते हैं सवाल। अब इसमें बोला गया है बच्चों यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन, तो फर्स्ट शर्त में बोला गया है कि 4 वर्ष बाद जो उसका वेतन हो रहा है वो बच्चों 2200, तो 4 वर्ष बाद जो उसकी वेतन बन रही है उसको हम समीकरण में समझेंगे। हम देखेंगे कि प्रारंभ में उसको वेतन x मिल रही थी, तो x वेतन तो उसको मिलती ही रहेगी। जैसे किसी ने 5000 रुपया महीना पर नौकरी करना शुरू किया, जब उसकी वेतन में वृद्धि होगी तो 5000 तो है ही उसकी। अब जैसे 1000 बढ़ते हैं तो 1000 उसमें हम ऐड कर देंगे, तो 5000 प्लस 1000
तो उसकी जो वेतन है वो 6,000 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को 5,000 मिलते हैं तो 5,000 तो मिलते ही रहेंगे और उसकी जो वृद्धि हो रही है वो उसमें जुड़ जाएगी। तो इसी तरह से जब 4 वर्ष बाद उसकी जो वेतन होगी तो एक्स तो उसको मिल ही रही है। अब हमें इसमें ऐड वो करना है जो उसकी बढ़ रही है वेतन, क्योंकि किसी व्यक्ति को जैसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो जब उसके 1,000 बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5,000 तो उसको मिल ही रही। अब 1 वर्ष बाद उसकी वेतन क्या होगी, जैसे 1,000 बढ़ती है एक साल, अभी उसकी वेतन 5,000 है तो 5,000 तो मिलेंगे ही और 1 वर्ष बाद 1,000 और बढ़ जाएंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों 4 वर्ष बाद जो उसकी वेतन हो जाएगी तो एक्स तो उसको मिल ही रही। अब हर साल वाई बढ़ती है, दूसरे साल भी वाई, तीसरे साल भी वाई, चौथे साल भी वाई। तो इसी तरह से एक साल में वाई बढ़ती है तो 2 साल में 2 वाई, 3 साल में 3 वाई और 4 साल में 4 वाई। तो 4 साल बाद जो उसकी वेतन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 4 वाई और बराबर दी गई है 2,200। तो यह समीकरण 1 हो गया। तो 4 वर्ष बाद जो उसके वेतन में वृद्धि हुई तो वो समीकरण यह बनेगा, क्योंकि एक्स तो वेतन मिल ही रही है, अब जो वृद्धि हो रही है वो इसमें जुड़ेगी। तो हर वर्ष वाई बढ़ रही है तो 4 वर्ष बाद बच्चों 4 वाई बढ़ जाएंगे। तो समीकरण एक्स प्लस 4 वाई बराबर 2,200। अब बच्चों ने दूसरी शर्त होगी सेकंड शर्त। अब उसमें क्या बोला गया, पहले तो 4 वर्ष बाद वेतन 2,200, अब बोला गया 15 वर्ष बाद वेतन। तो इसी तरह से एक्स तो उसको मिलती रहेगी और 15 साल बाद 15 वाई और बढ़ जाएगी। तो 15 वर्ष बाद जो टोटल वेतन होगी वो होगी एक्स प्लस 15 वाई। अब जो वेतन हो रही है उसकी 2,750 रुपये। तो यह समीकरण 2 हो गया, यह सभी रुपए में है। तो 4 वर्ष बाद वेतन बच्चों एक्स प्लस 4 वाई बराबर 2,200 है। 15 वर्ष बाद वेतन तो एक्स प्लस 15 वाई बराबर है 2,750। 2,750। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और एक्स वाई का मान प्राप्त करेंगे। तो हम देखेंगे बच्चों इसमें हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स बराबर है पहले से, पहले समीकरण में भी एक्स और दूसरे समीकरण में भी एक्स, लेकिन चिन्ह इनके बराबर है तो बच्चों दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा बच्चों, जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्स है बच्चों वो प्लस में है तो यह एक्स माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर जो 15 वाई वो प्लस में है, यह भी माइनस में हो जाएगा, यह भी माइनस। क्योंकि जब दो समीकरण घटते हैं बच्चों तो नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यह तीनों प्लस में थे, तीनों माइनस में हुए तो एक्स से एक्स कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 4 में से 15 घटेगा तो माइनस का 11 वाई आएगा, क्योंकि 15 4 का अंत 11 है माइनस में। इसी तरह से यहाँ पर जो भी घटेगा वो माइनस में आएगा। तो 2,750 में से बच्चों हमें क्या घटाना है, 2,200। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5, तो 550 आ जाएगा। यहाँ पर भी घटा सकते हैं, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 0, क्योंकि घटेगा तो इसमें से बड़ी में से छोटी ही संख्या, लेकिन जो भी आएगा वो माइनस में उत्तर आएगा। तो यहाँ पर 11 वाई बराबर माइनस का 550। अब बच्चों वाई का मान निकालेंगे तो माइनस का 550 बटे यह जो 11 है वो बटे में आ जाएगा। तो वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 550 बटे माइनस का 11। सबसे पहले तो बच्चों माइनस से माइनस कटेगा और 11 से इसको काटेंगे, 11 पंचे 55 0, क्योंकि 11 पंचे 55 होता है तो 55 इससे 5 बार कट जाएगा और यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई का मान निकल कर अब हमें एक्स का मान निकालना है। तो y के मान के बच्चों किसी भी समीकरण में रख दें। तो यहाँ पर हम y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि x का मान, x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लेकिन सबसे पहले उस समीकरण को लिखेंगे। तो जो पहला समीकरण है x प्लस 4y बराबर है 2,200। अब इसमें हम x का मान नहीं y का मान है, तो यहाँ पर y लिखेंगे क्योंकि y का मान है। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x प्लस 4y तो 4 गुणा y का मान बच्चों 50 है बराबर 2,200। अब x प्लस 50 का गुणा 4 में करेंगे बच्चों तो 4 पंच 20, 200 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2,200। x बराबर आ जाएगा 2,200, यह 2 तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो फिर से समझिए y का जो मान आया वो 50 है, वो हमने समीकरण 1 में रखा। तो y की जगह 50 तो
50 का गुणा 4 में करेंगे तो 50 चौके 200 आएगा। अब 200 को इस तरफ ले गए तो 2200 में से यह 200 घट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो 2000 आ जाएगा, 2000। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि उसका जो प्रारंभिक वेतन है, जब व्यक्ति ने नौकरी करना शुरू किया था तो बच्चों उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो कितना आया, 2000। x माना था, x का मान 2000 है, तो प्रारंभ में जो उसका वेतन था वो 2000 रुपये। अब प्रतिवर्ष जो वृद्धि हो रही वो 50 रुपए की हो रही, तो यह आ जाएगा 50 रुपये। तो यह दोनों उत्तर आ गए बच्चों। तो प्रारंभ में जो उस व्यक्ति का वेतन था वो 2000 रुपये था, और प्रतिवर्ष जो उसकी वेतन में वृद्धि हो रही वो 50 रुपये की वृद्धि हो रही। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अब इस प्रश्नावली में क्या है कि सभी सवाल अलग टाइप के हैं, जैसे पहला कोई सवाल तो दूसरा बिल्कुल अलग तरीके का सवाल होगा, तो इसमें हर सवाल एक हिसाब से कह सकते हैं कि चैलेंजिंग सवाल है। तो हमें उसके लिए उसके फॉर्मूले भी यदि किसी में लगते हैं तो वो समझने होंगे, और उसका नया तरीका भी समझना होगा। जैसे यदि जैसे हमें 4 सवाल दिए जाए तो उसमें हमें एक सवाल अच्छे से समझने की जरूरत है, बाकी 3 सवाल हमें अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन यदि किसी प्रश्नावली में हर दूसरा सवाल नए तरीका का है तो वहां पर हमें वो नया तरीका समझना होगा। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इस यह जो प्रश्नावली चल रही है तो एक क्लास में ज्यादा सवाल नहीं लेंगे, 2 या 3, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।